जय हिंद दोस्तों। उत्पाद सिपाही के लिए आपका हिंदी का जो है एक फुल रिवीजन क्लास लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें टोटल जो आपका परीक्षा में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के तर्ज पर ये सारा सेट आपका है। 80 सवाल इसमें रहेंगे और फुल रिवीजन मतलब कि हिंदी का जितना भी टॉपिक है, जिस जिस टॉपिक से प्रश्न आपको परीक्षा में प्रश्न आपको पूछा जाएगा, सारा टॉपिक से प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा। एक ये रिवीजन क्लास आप पूरा फुल जरूर लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्लास। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका रहेगा हिंदी का पूरा पेपर, जिसमें से 80 सवाल आपको रहेंगे और 80 में से आपका जो स्टार्टिंग का 5 सवाल रहेंगे वो रहेंगे अनुच्छेद आर्टिकल के ऊपर, जिसमें एक कोई कहानी या फिर कुछ भी आर्टिकल किसी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, उसको आपको पढ़ना है ना। जैसे ये आप जो देख रहे हैं पूरा इतिहास टाइप का जो लिखा हुआ है, कहानी टाइप का, उसको पूरा पढ़ना है और इसका जो है आपको टोटल 5 सवालों का आंसर देना है। और ये 5 सवाल का आंसर आप तभी दे पाइएगा जब उस आर्टिकल को बढ़िया से पढ़िएगा। अभी हम लोग उसमें समय खराब नहीं करेंगे, आर्टिकल बहुत ईजी होता है। हम लोग सवाल 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। वीडियो के अंत में आपको आर्टिकल के बारे में हम बता देंगे। तो पहला सवाल माने कि 6 नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको ग्रामर के बने कि व्याकरण के सारे चीज़ यहाँ पर मिलेंगे, सभी चीज़ देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सवाल में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अच्छा, ये अनुस्वार क्या मतलब क्या होता है? अनुस्वार का मतलब होता है ये बिंदु। जैसे हम लोग मान के चलिए रंजीत लिखते हैं, रंजीत लिखते हैं, तो रंजीत में ये जो बिंदु हम लोग लगाए हैं ना, इसी को अनुस्वार कहा जाता है। तो जब भी आपको अनुस्वार वाला सवाल पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके मुंडी पर बिंदु रहे वही आपका अनुस्वार है। वही पूछ रहा है कि यहाँ पर उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित अनुस्वार लगा हुआ हो। यहाँ पे एक ही शब्द है, संयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में मुंडी के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। समझे? इसमें और भी शामिल हो जाएंगे, जैसे अंगूर शामिल हो जाएंगे, अंगद शामिल हो जाएंगे, कंकन शामिल हो जाएंगे, कुछ भी जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो। ठीक है। 7 नंबर सवाल है, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप जो है वो कौन सा है? 7 नंबर। देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का जो कर्मवाच्य विकल्प हो जाएगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है, क्योंकि वाक्य निषेध सूचक है। कर्मवाच्य किसको कहेंगे? कर्मवाच्य उसको कहेंगे, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहेंगे जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, कर्म की प्रधानता, जैसे यहाँ पे कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है। ठीक है, राम से रोटी नहीं खाई जा रही है। समझे? चलिए 8 नंबर सवाल, मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करिए। 8 नंबर में मेरी लड़की कौन है, इस वाक्य में जो कारक है वो कौन सा है? तो इसमें है संबंध कारक। मेरी लड़की कौन है वाक्य में संबंध कारक है। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? संबंध कारक में होता है का, ठीक है, की होता है, के होता है, रा होता है, री होता है, रे, ये सभी क्या है? संबंधवाचक है। जैसे मेरी लड़की कौन है वाक्य में संबंधवाचक है। समझे? विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, रे, री, ये सारे कुछ होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र है, किताब है, गंगा है, संसद है। इसमें से पुल्लिंग कौन है, माने मेल कौन है कि नहीं? पुल्लिंग मतलब क्या हो गया? मेल, फीमेल, यही आपको छांटना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 नंबर का आंसर करेंगे ये सूची पत्र। सूची पत्र शब्द जो है पुल्लिंग है, जबकि गंगा, संसद, किताब, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। 10 नंबर का सवाल, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर करिएगा 2। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, जबकि यही संस्कृत में पूछे तो 3 वचन होते हैं। हिंदी में 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है और एक के लिए एक वचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझे? चलिए आगे 11 नंबर। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक से कहाँ सवाल पूछ रहे हैं। रिवीजन क्लास का मतलब ये नहीं कि सारा आंसर आपको रटना है। आप एक दिन में क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो आपको रटना है, सॉरी रटना नहीं है, समझना है कि कौन सा टॉपिक से कैसा क्वेश्चन सेट हो रहा है। समझे? यहाँ देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। अब न प्लस इस, अब संधि विच्छेद अगर ये पढ़े होंगे तो न प्लस इस का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा बता रहे हैं, ये लोग ना टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे होगा नर प्लस इस,
टाइपिंग मिस्टेक है। नर प्लस ईस का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा नरेश। ऑप्शन डी हो जाएगा, नरेश होगा। ठीक है, गुण संधि का ये इति है। चलिए अगले सवाल 12 नंबर, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। अब समास देखिए, समास आप लोग पढ़े होंगे। अब ऋण मुक्त जो है इसमें कौन सा समास है, इसमें अपदान समास है, अपदान तत्पुरुष समास। ठीक है, अपदान तत्पुरुष समास इसमें है। ऋण मुक्त का समास विग्रह ऋण से मुक्त, इसलिए अपदान तत्पुरुष समास इसका आंसर होगा, ऋण से मुक्त। जहाँ पर पूर्व एवं उत्तर पद के योग के पृथकता के भाव का बोध हो वहाँ अपदान तत्पुरुष समास होता है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, धनहीन, बुद्धिहीन, पदयुत्य, पदमुक्त, व्यक्तमुक्त, जाति भ्रष्ट, बलहीन, धर्म विमुख, देश निकाला, ईश्वर विमुख इत्यादि, जहाँ पे दो शब्द आता है, ऋण प्लस मुक्त, समझे, इसलिए अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत चला जाएगा। 13 नंबर है, श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, नीय है, अनीय है, नी है या फिर या है। 13 नंबर का आंसर करिएगा बी, अनीय। श्रवणीय पद में अनीय प्रत्यय है। ठीक है, अनीय। ठीक है, अगले सवाल देखिए, बहुत सारे लोगों को अटपटांग भी लग सकता है अगर यदि आप बढ़िया तरीके से पढ़े नहीं होंगे तो, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से सुनना है, देखना है। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप का कोई प्रश्न में पूछ दे तो आपको आंसर करने में सुविधा होगा। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि जहाँ पे माने कि ओठ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, 14 नंबर आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन सी करेंगे, धा। ये ओष्ठ से संबंधित नहीं है। धा जो है दंत ध्वनि है। ता वर्ग एवं ला, सा दंत ध्वनियाँ है। उ अमर स, उ एवं पा ये सभी ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, समझे। जैसे पा बोलिएगा, पा में क्या है, ओठ सट रहा है। भा में क्या है, ओठ का प्रयोग हो रहा है। फा में क्या है, ओठ का प्रयोग हो रहा है। धा में क्या है, धा में ओठ का प्रयोग नहीं हो रहा है, समझे। धा में दंत ध्वनि का प्रयोग होता है, दंती का प्रयोग होता है। जैसे आप बोल के देखिएगा अपने से। अगला सवाल 15 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का एकार्थी शब्द है। आराधना का एकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, आराधना। 15 नंबर आंसर करिएगा ये, तपस्या। आराधना का एकार्थी शब्द तपस्या है ना, तो इसको आंसर करिएगा ऑप्शन ये। 16 नंबर, 16 से 18 में कुछ निर्देश दिया हुआ, क्या दिया गया है, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का प्रयोग करिए। तत्सम, ठीक है, तत्सम का प्रयोग हम लोग करना है। 16 नंबर का आंसर करेंगे। 16 में आपका जो श्यामल है ना, श्यामल ऑप्शन ये आपका तत्सम है। दूसरा आपका जो चंचू है ना, चंचू, ये भी आपका क्या है, तत्सम है, समझे। उसके बाद देखिए 18 नंबर सवाल। 18 में क्या पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी मतलब शब्द आपको देखना है इसमें सही कौन है। देखिए विशेषण लिखा हुआ, विशेषण। अब विशेषण हम लोग कैसे लिखते हैं, है कि नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे ये विशेषण कभी नहीं लिखा हुआ देखे होंगे, कहीं देखे हैं क्या, ये दो गो सा ऐसा वाला विशेषण नहीं देखे होंगे। आप यहाँ पे डी में जो है ये भी दो गो सा एक साथ में नहीं देखे होंगे, आप देखे होंगे इसको, ये आपका सही है, विशेषण। क्लियर। अगले सवाल 19 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द को चुनना है। अब पर्यायवाची मतलब क्या हो गया, मछली। मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 19 नंबर का जलचर हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची शब्द जलचर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे 4-4 शब्द दिए गए हैं, आपको सटीक विलोम शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, विलोम इसका क्या होगा, उल्टा क्या होगा, जैसे छाया। 20 नंबर, छाया का उल्टा धूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धूप। 21 नंबर, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहा जाएगा। 21 नंबर, उसको कहा जाएगा देशद्रोही। देश के साथ है, बागी नहीं कहेंगे, विद्रोही नहीं कहेंगे, विश्वासघात नहीं कहेंगे, जिसने देश के साथ में विश्वासघात किया हो उसको देशद्रोही कहेंगे। 21 का सी। उसके बाद है 22 नंबर सवाल, किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है। भद्र का तद्भव रूप किसमें है, भला में है, किसमें है, भला में। ठीक है। उसके बाद है 23 नंबर सवाल, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। थोड़ा मतलब थोड़ा सा, नपा तुला खाना खाने वाला, उसको क्या कहा जा सकता है। 23 नंबर का कहा जाएगा मिताहारी। क्या कहा जाएगा, मिताहारी। मितव्यय नहीं होगा, मितहारी नहीं होगा, मितव्ययी नहीं होगा, मिताहारी होगा, जो कम और नपा तुला भोजन का
प्रयोग करता है। किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है? अब यहाँ पे संधि विच्छेद बनाने के लिए बोल दिया है, 4 आपको दिया है, इसमें से छांटना है किसका सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वधुल्लास, ए नंबर में क्या है, वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास। तो यहाँ पे दूसरा में देखेंगे पद्धति, पद प्लस हति, है ना। तो ये हो गया पद्धति। संधि विच्छेद क्रमांक सही कौन सा है? तो ये आपका क्रमांक सही है, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल में पूछ रहा है किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? सही संधि का उदाहरण किस में है? 25 नंबर का क्या देखते हैं, शिशु प्लस ऐक्य, मतलब शिशवैक्य, यही आपका सही है, ठीक है। गौ प्लस इंद्र गवेंद्र, सट प्लस मुख षडमुख, गलत है। चतु प्लस कपाल चतुर कपाल। यहाँ पर जो क्रमांक है 25 नंबर का यही आपका सही है, ठीक है। शिशु प्लस ऐक्य, शिशवैक्य। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेपाली भाषा का लिपि कौन सा है? नेपाली भाषा का लिपि कौन सा है? 26 नंबर हो जाएगा देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये सभी जो भाषाएं हैं सबको देवनागरी भाषा में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ था, ठीक है। देवनागरी लिपि का जो ये हुआ ब्राह्मी लिपि से हुआ था। चित्र लिपि जो है एक ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भावचित्र होते हैं। एक चलता है गुरुमुखी। गुरुमुखी के बारे में क्या है कि गुरुमुखी लिपि में जो है पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरुओं की मुख से निकली हुई चीज़ें, ठीक है। 27 नंबर देखिए, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? 27 नंबर करेंगे ऑप्शन डी, यवहट। ये जो है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। और 28 नंबर सवाल है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सा नहीं है? बुंदेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सारी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ध्यान रखेंगे। 29 नंबर है, ध का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा है? ध है ना, ध का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका उच्चारण स्थान होता है दंत, ऑप्शन डी, ध। अब धा बोल के देखिए अपने मुंह से, दंत का प्रयोग है, दंत सटता है ना। स्पर्श व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों को स्पर्श से बोले जाते हैं, इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, समझे। जैसे आप क ख ग घ ये हम लोग जो पढ़ते हैं ये कंठ है, क्या है? कंठ से प्रयोग होता है। च छ ज झ हम लोग जो पढ़ते हैं ये तालु से होते हैं। ट ठ ड ढ हम लोग जो पढ़ते हैं मूर्धा से होता है। त थ द ध न हम लोग जो पढ़ते हैं दंत से होता है। प फ ब भ म ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये आपका ओठ का प्रयोग होता है, तो सभी लोग को ध्यान में रखेंगे। 30 नंबर सवाल, प्रारंभ शब्द प्र वर्ग का स्वरूप है किसका? ये हो जाएगा प प्लस रा, प में एक नीचे आकार, समझ गए। ये आपका क्या हो जाएगा? आधा प प्लस रा, ये हो जाएगा प्रा। 31 नंबर सवाल है, स्वरों का प्रकार नहीं होता है। स्वरों का प्रकार नहीं होता है, कौन सा? स्पर्श। स्पर्श स्वरों का प्रकार नहीं होता है, समझे, ऑप्शन डी करेंगे। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है? 32 का क्रोधी, ये जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्रोध संज्ञा शब्द है, जबकि क्रोधी, क्रोधित एवं क्रुद्ध शब्द विशेषण है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी ये सारे जातिवाचक संज्ञा है, जबकि क्रोधी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, एक चीज को व्यक्त करता है। 33 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। जैसे ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है, हम लोगों के पूछ रहा है विशेषण का भेद। 33 नंबर क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंधवाचक। दिए गए वाक्य में भीतरी जो है शब्द से ज्वालामुखी और उसकी सतह के संबंध का विशेषता ज़्यादा गर्म का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर संबंधवाचक विशेषण होगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक
विशेषण हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। यहाँ पे सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है। 34 नंबर करेंगे सी, संबंधवाचक। दिए गए संबंधवाचक सर्वनाम है यह और वह से परस्पर संबंधों का बोध होता है, इसीलिए संबंधवाचक हो जाएगा। उसके बाद है 35 नंबर सवाल, सह हस्तेन खादती में कौन सा कारक है? 35 नंबर आंसर करेंगे डी, करण। सह हस्तेन खादती के करण कारक है ना। सदकंत कर्णम, सूत्र से साधन के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। यहाँ हस्त माने कि हाथ साधन का कार्य कर रहा है, अतः यहाँ पर तृतीय विभक्ति या फिर करण कारक आंसर इसका होगा, कंफर्म। चलिए 36 नंबर सवाल पूछ रहा है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? 36 नंबर का विभक्ति है षष्ठी। कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति के विभक्ति चिन्ह जैसे का, के, की, रा, रे, री, शेष विभक्ति चिन्ह इस प्रकार है। प्रथम में ने, तृतीया से, द्वारा, सप्तमी में पर, समझे, इस तरह का आपको ध्यान में रखता है। तो कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति है। 37 नंबर सवाल है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 37 का आंसर होगा ये 6। कितने कारक होंगे? 6। ठीक है, अब आप सभी लोगों को तो पता होगा कि कितने कारक हैं, 6 हैं। उसके बाद देखिए 38 नंबर सवाल, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अध्यपि का सही विकल्प जो है संधि भेद में कौन सा हो जाएगा? 38 का हो जाएगा डी, अधि प्लस यपि। अधि प्लस यपि अध्यपि, ठीक है, एन संधि, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 39 नंबर सवाल है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प को चुनिए। मुनीस, मुनीस का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 39 के भी हो जाएगा मुनि प्लस इस, ये वाला होगा। ठीक है, सब तो पढ़ने में आपको सेम ही लगेगा, लेकिन आपका मुनि प्लस इस, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। उसके बाद है 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि विपजाल का सही संधि विच्छेद जो होगा वो कौन सा होगा? 40 नंबर का होगा विपद प्लस जाल। विपजाल का सही संधि विच्छेद विपद, ता यहाँ पे होगा, दा यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे दा, विपद प्लस जाल दोनों होगा, समझे। उसके बाद है हमारा 41 नंबर सवाल, चौमासा शब्द में समास कौन सा होता है? अभी कौन सा है? चौमासा शब्द में द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। समास का सारे भेद आप लोग जान रहे हैं ना, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अभिभाव, सभी का अलग अलग मीनिंग है। अगर यदि आप लोग नहीं रटे हैं तो दिक्कत होगा परीक्षा में भाई। चलिए अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। 4 हैं पाए जिसके, अब यहाँ पे जिसके 4 हैं पाए उसको क्या कहा जाएगा? 42 नंबर का क्या कहा जाएगा? ऑप्शन सी कहा जाएगा, 4 पाई। 4 हैं पाए जिसके विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प 4 पाई हो जाएगा। और 4 पाई शब्द में बहुब्रीहि समास है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। शूलपनि, शूल है पानी अर्थात हाथ में जिसके। कुरूप है ना, कुत्सित है रूप जिसका। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका। ये सारे किस में आएंगे? बहुब्रीहि समास में आएंगे, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प है। अब सही भयाकुल यहाँ पे लिखा हुआ है, करण, सही करण तत्पुरुष समास। अब 43 का आंसर आपको करना है भय से आकुल, भयाकुल। करण तत्पुरुष में उत्तर प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है और से करण कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। भयाकुल समस्त पद का सही विग्रह भय से आकुल होगा। ठीक है, भय में आकुल नहीं होगा, भय को आकुल नहीं होगा, भय का आकुल नहीं होगा, भय से आकुल होगा। 43 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 44 का आंसर करेंगे सी, नेपाली में ई प्रत्यय है। ठीक है,
ई। उसके बाद अगला सवाल है 45 नंबर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। 45 का आंसर करिएगा सी, कमसीन। कमसीन शब्द प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि चढ़ान में आन, बैठा में आ और ठकुराई में आई प्रत्यय है, जबकि कमसीन में वैसा नहीं है। 46 नंबर सवाल है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। 46 नंबर का आंसर करिएगा दिखावा। उपसर्ग से जो बना हुआ नहीं है, दिखावा शब्द उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि निरंजन में निर, प्रतिकूल में प्रति और अतिरेक में अति उपसर्ग है सारे, जबकि दिखावा में नहीं है। 47 नंबर। अच्छा, उपसर्ग किसे कहा जाता है? पिछला सवाल के हिसाब से बोल रहे हैं। उपसर्ग किसे कहा जाता है? उस शब्दांश या फिर अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसको उपसर्ग कहा जाता है। चलिए 47 नंबर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। 47 का आंसर करिए डी, भरपाई। भरपाई शब्द में किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः यह प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। शेष शब्दों में प्रत्यय जो है इस प्रकार से, जैसे मिठास यहाँ पे है, मिठास में प्रत्यय है आस का, ठीक है, मिठास में प्रत्यय है आस। पठित में प्रत्यय है ईत का, पठित में प्रत्यय है ईत का। चौड़ाई में प्रत्यय है आई का, किसका? आई का, जबकि मिठास भरपाई में नहीं है। उसके बाद चलिए 48 नंबर, उर्दू आगत शब्द है किसका? 48 का करिएगा डी, तुर्की का। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। अन्य जो है इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद 49 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को छांटना है 49 नंबर सवाल में। अब तद्भव कौन सा है? रात्रि है, पंख है, देव है, कार्य है। तो यहाँ पंख जो है ना, ये तद्भव है, जिसका तत्सम रूप पक्ष होता है। शेष विकल्प तत्सम शब्दों के उदाहरण है। दिए गए तत्सम शब्दों में से तद्भव निम्न है। कार्य, तत्सम में जैसे कार्य हो जाएगा, तत्सम में रात्रि हो जाएगा, तत्सम में देव हो जाएगा भाग्य, तद्भव में काज हो जाएगा, तद्भव में रात हो जाएगा, तद्भव में दैया हो जाएगा। ये सारे कुछ। 50 नंबर सवाल है, आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया हुआ है? आंसर करिएगा बी, पुर्तगाली। आचार जो शब्द है ये पुर्तगाली है। अच्छा, पुर्तगाली कुछ शब्द आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे तंबाकू, ये पुर्तगाली शब्द है। अनानास पुर्तगाली है। आल्पिन पुर्तगाली है। अलमारी पुर्तगाली है। काजू पुर्तगाली है। किरानी, गमला, परात, पिस्तौल, पपीता, कमीज, कमरा, तौलिया, बाल्टी, चाबी, गोभी, इस बात और भी वर्ड है जो पुर्तगाली है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं 51 नंबर। निम्न में से एक सूर्य का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है? 51 का करेंगे अर्क। सूर्य का पर्यायवाची अर्क है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, ये सारे लोगों के नाम भी है, याद रखिएगा। 52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जो नहीं है उसको छांटना है। 52 नंबर का करिएगा शीत, है ना, शीत। शीत जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? विधु, शशि, इंदु, हिमकर, रजनीश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 53 नंबर सवाल है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। फल, अनेकार्थी रूप वाला विकल्प कौन सा नहीं है? फल में 53 नंबर। क्या आंसर करेंगे? किन्हीं को जानकारी है? 53 नंबर आंसर करेंगे सी, मंगल। फल शब्द का प्रयोग परिस्थितियों के अनुसार लाभ, नतीजा और मेवा के अर्थ में किया जाता है। मंगल फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है, है ना, मंगल। नतीजा जैसे परीक्षा का रिजल्ट आया, फल मिला, नतीजा मिला, मेवा हो गया, लाभ हो गया, मंगल में कोई संबंध इसका नहीं है। 54 नंबर सवाल है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। कटक, कटुक। 54 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सेना, कड़वा। कटक का अर्थ होता है सेना और कटुक का अर्थ होता है कड़वा।
शेष तीनों विकल्पों में से शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है, और यहाँ पे सेना और कड़वा सही है। 55 नंबर सवाल, जब से निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब से अनोखी आगी लागी रही चाह की, में विरह का कारण क्या है। देखिए हम लोग असल लोग उतना बढ़िया पढ़ नहीं पाते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे तो एक बार पढ़ के देखिएगा, हम ऐसे पढ़ दे रहे हैं इसका आंसर बताने के लिए, लेकिन आपको ऐसा सवाल पूछेगा परीक्षा में, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। 55 नंबर का आंसर करिएगा सी, पूर्व राग का इसमें जो है विरह का कारण है। समझे, ज़्यादा विस्तार में नहीं बता पाएंगे, लंबा कहानी चला जाएगा। 56 नंबर सवाल है, 56 नंबर, किस रस को रसराज की संज्ञा दिया गया है। 56 नंबर, कौन सा रस है जिसको रसराज का संज्ञा दिया गया है, करिएगा श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज की संज्ञा दिया गया है। इसमें मुख्यतः दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के भी 4 अलग अलग भेद माने जाते हैं, जैसे पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुण, है ना, अलग अलग। बढ़िया से हिंदी पढ़िएगा तो सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद है 57 नंबर सवाल, हरा भरा है सब पेट जो भरा, हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। उक्त पद्यांश में छंद कौन सा है। 57 नंबर, इसमें जो छंद है वो है वंशस्थ। ठीक है, वंशस्थ छंद किसको कहेंगे। यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 12 अक्षर होते हैं, जो क्रमशः जगन, तगन, जगन और रगन के क्रम में आते हैं। समझे, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 58 नंबर सवाल, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। 58 का करेंगे ऑप्शन बी, बरवे। प्रस्तुत पंक्तियों में बरवे छंद है। यह जो है अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसमें विषम चरणों में 12 मात्राएं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। दोहा, सोरठा, उलल्ला इत्यादि भी अर्धसम मात्रिक छंदों की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल 59 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प को चुनिए। संकेतवाचक 59 का आंसर करिएगा डी, दीपक का घर उधर है, जबकि राम जाकर पढ़ाई करो संकेत नहीं है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे संकेत नहीं है, कृपया सभी बैठ जाएं संकेत नहीं है, दीपक का घर उधर है संकेत है। संकेतवाचक वाक्य है, जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावना पर निर्भर हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। समझे, तो यही सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा भी नहीं। 60 नंबर, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है क्या। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, इस वाक्य में अपेक्षित क्या है। 60 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन बी, एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम। आपने क्या कहा सो मैंने सुना, वाक्य में एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम अपेक्षित है। आपने क्या कहा सो मैंने सुना, ठीक है, आपने क्या कहा सो मैंने सुना, यहाँ पे एक पूर्ण विराम चाहिए, होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अच्छा, आप लोग विराम के मतलब समझते हैं ना। अल्प विराम किसको कहा जाएगा, ठीक है, अल्प विराम किसको कहा जाएगा, अल्प विराम कहा जाएगा ऐसे जो हम लोग कोमा देते हैं, जिससे मान के चलिए हम लोग लिखते हैं राम, राम की वजह से कोमा दे दिए, तो ये हो गया अल्प विराम। पूर्ण विराम का मतलब समझते हैं, पूर्ण, किसी को कहीं जाना नहीं है ना, परीक्षाएं देने जाना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये समझना भी जरूरी है। पूर्ण विराम हम लोग कहते हैं इसे, जैसे राम घर गया, हम लोग फिर एक पूर्ण विराम से देते हैं, सेंटेंस खत्म करते हैं तो मिटा लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं अर्ध विराम क्या हो जाता है, अर्ध विराम। ये कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा पहले एक बिंदु देते हैं, फिर एक नीचे से कर देते हैं, कोमा देते हैं घुमा के, ये हो गया अर्ध विराम। प्रश्नवाचक सभी लोगों को पता है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक जिसको आप ऐसे लिखते हैं, फिर नीचे एक पॉइंट दे देते हैं ऐसे, विस्मयादि, ये लंबा हो गया, मतलब कि ऐसे फिर एक पॉइंट ऐसे नीचे, ठीक है, हाथ से लिख रहे इसलिए बढ़िया नहीं बन रहा है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह जो दोनों तरफ से ऐसे करके रहते हैं 2 गो। उसके बाद है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का ऐसे माइनस की तरह जो हम लोग देते हैं वो, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, बोर हो जाइएगा ज़्यादा बताएंगे तो। अगला सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प को चुनना है। विधानवाचक वाक्य, ईश्वर सबका भला करे, यहाँ पे विधानवाचक वाक्य, ठीक है।
नहीं, यहाँ पे आप आंसर करिएगा माता जी ने पूजा कर ली है, ये विधानवाचक वाक्य, ठीक है। माता जी ने पूजा कर ली है, यह जो है विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। ऐसे वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। जैसे माता ने पूजा कर ली, जानकारी हम लोगों को मिल रहा है कि माता जी ने पूजा कर लिया, तो ये हो गया विधानवाचक वाक्य, समझे। 62 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से उद्देश्य का ही विकल्प चुनिए। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है। 62 नंबर का आंसर करेंगे दीपा की दादी। दिए गए वाक्य में दीपा की जो दादी है ये उद्देश्य है तथा बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है ये विधेय है। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है, समझे, ध्यान रखिएगा। 63 नंबर सवाल पूछ रहा है जहाँ जाना ना संभव हो के लिए एक शब्द का जो है प्रयोग करना है, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे। जहाँ जाना संभव ना हो हम लोग प्रयोग करेंगे अगम्य। जहाँ जाना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द हम लोग अगम्य का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद 64 नंबर सवाल है जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो क्या लिखाएगा। 64 नंबर, जो समाचार भेजता हो हम लोग कहेंगे संवाददाता, है ना। आप लोग टीवी में देखेंगे हमारे संवाददाता से, चलिए सुनते हैं। 65 नंबर सवाल है जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे जिज्ञासु। क्या करेंगे, जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा हो। उसके बाद 66 नंबर सवाल है जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द का हम लोग क्या प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे शांति चित्त, शांत चित्त। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान हो उसके लिए हम लोग शांतचित्त शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 67 नंबर आंसर करेंगे सी, घूस देना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ होता है घूस देना, मुहावरा घूस देना सही हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर सवाल है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका क्या हो जाएगा आंसर। 68 का करेंगे ऑप्शन ये। बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, आंसर 68 का ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इसमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है। 69 का छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु लोकोक्ति के लिए सही और सटीक अर्थ जो बैठता है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। लोकोक्ति किसको कहते हैं। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है जिससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर चल निकलती है, तब उसे ही लोकोक्ति कहा जाता है ना। उसके बाद है 70 नंबर सवाल, आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। इसका उपयुक्त अर्थ होगा मूर्ख किंतु धनी। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ मूर्ख किंतु धनी होगा। 71 नंबर सवाल है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया पदबंध का उचित विकल्प है। क्रिया पदबंध का उचित विकल्प, अब कमरा खोला जा सकता है। 71 का आंसर करेंगे खोला जा सकता है। अब कमरा खोला जा सकता है दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया पदबंध का उचित विकल्प खोला जा सकता है। क्रिया पदबंध क्या होता है, वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर के बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, मोहन मुझे छत से दिखाई दे रहा है, सुरेश नदी में डूब गया। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया पदबंध है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे 72 नंबर, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है। 72 नंबर आंसर करेंगे सी, संभाव्य भविष्य काल। लड़की जाए यह वाक्य जो है संभाव्य भविष्यत काल में है। जब कोई वाक्य भविष्य के किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट करे तो वह संभाव्य भविष्यत काल का होता है ना। चलिए सबको समझ में आ रहा है ना। 73 नंबर सवाल, मोहन ने पढ़ा यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, तो क्या आंसर होगा। 73 का होगा मोहन ने पढ़ा होगा। मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। इस वाक्य जो संदिग्ध
भूतकाल का वाक्य होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। अन्य शेष तीनों वाक्य संगत नहीं है, ऑप्शन गलत है। 74 नंबर, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? 74 नंबर का आंसर करिएगा सी। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, इस वाक्य में रोते रोते क्रिया विशेषण है, अतः लड़का रोते रोते घर पहुंचा क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, जबकि अन्य तीनों वाक्यों में कोई क्रिया विशेषण नहीं है। क्लियर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 75 नंबर, सभी लोगों को अगर यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा प्लीज। 75 नंबर सवाल देखिए, समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? 75 नंबर आंसर करेंगे ये 2। उसके बाद अगला सवाल है 76 नंबर, अद्यपि तथापि शब्द क्या है? 76 नंबर, 76 का करेंगे सी। संकेतवाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक है, अद्यपि तथापि शब्द का। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर, यदि तुम परिश्रम करते तो प्रथम आ जाते, यह वाक्य वैधिकरण समुच्चय बोधक के किस भेद का उदाहरण है? 77 नंबर का है डी, संकेतवाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक। उसके बाद है 78 नंबर, छी कितना खराब चित्र है, यह वाक्य विस्मयादि बोधक के किस भेद का उदाहरण है? 78 नंबर का करेंगे डी, तिरस्कार सूचक विस्मयादि बोधक। उसके बाद है 79, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? 79 आंसर करेंगे जलज, ये योग रूढ़ है। 80 नंबर सवाल है, चा छा जा व या के ध्वनियाँ क्या कहलाती है? 80 नंबर आंसर करेंगे ऑप्शन सी, तलव्य। ठीक है, चलिए हमने आपको बोला था कि हम जो वीडियो के अंतिम में आपको जो आर्टिकल है उसके बारे में बताएंगे। तो जो लोग आर्टिकल देखना चाहते हैं, आर्टिकल कैसे बनाया जाएगा, वही लोग रुकेंगे, बाकी सभी लोग जो नहीं देखना चाहते हैं एग्जिट कर लेंगे। पहले कभी भी आर्टिकल बनाना हो तो सबसे पहले आप इसको 5 सवाल को पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए सवाल को, ताकि आपके दिमाग में बसा रहेगा कि हमें क्या छांटना है। शुभेच्छा के साथ प्रारंभ किया गया कार्य भी तक अभीष्ट फल नहीं दे सकता जब तक कि, अब हम लोगों को ये ध्यान में रखना है शुभेच्छा के साथ में। दूसरा है, भारतीय विद्वान सक्षम है कला, धर्म, दर्शन और साहित्य में। उसके बाद 4 ऑप्शन है। उसके बाद तीसरा सवाल है, देश में विकास के विभिन्न स्तरों पर खड़ी जनता के कार्यक्रम भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं यदि। उसके बाद 4 नंबर सवाल है, शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए बनाए गए अटकलपच्चू सिद्धांत से अभिष्ट फल है। उसके बाद आपका 5वां है, हिंदू मुस्लिम एक के साधन नहीं साधन क्योंकि इसके माध्यम से है। अब हम लोगों को यहाँ पे 5 पढ़ लिए, अब हम लोगों को यहाँ पे सिंपल आर्टिकल पढ़ना है, सिंपल ध्यान में रख के। भारतीय मनीषा ने कला, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में नाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए और भविष्य में भी महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता का परिचय वह दे चुकी है, परंतु नाना कारणों से समूची जनता एक ही धरातल पर नहीं है और सबकी चिंतन दृष्टि भी एक नहीं है। जल्दी ही कोई फल पा लेने की आशा में अटकलपच्चू सिद्धांत कायम कर लेना और उसके आधार पर कार्यक्रम बनाना अभिष्ट सिद्धि में सब समय सहायक नहीं होगा। देखिए आपका अभी तक आंसर आ चुका है एक प्रश्न का, ध्यान दिए होंगे तो। विकास की नाना सीढ़ियों पर खड़ी जनता के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक होंगे। उद्देश्य की एकता ही विधिक कार्यक्रमों में एकता ला सकती है, परंतु इतना निश्चित है कि जब तक हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी कार्य कितनी भी शुभेच्छा के साथ क्यों ना आरंभ किया जाए वह फलदायक नहीं होगा। दूसरा सवाल का आंसर आ चुका है। उसके बाद है, बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम एकता को या हिंदू संगठन को ही लक्ष्य मानकर उपाय सोचने लगते हैं। वस्तुतः हिंदू मुस्लिम एकता भी साधन हैं, साध्य नहीं। साध्य है मनुष्य को पशु समान स्वार्थी धरातल से ऊपर उठाकर मनुष्यता के आसन पर बिठाना। हिंदू और मुस्लिम अगर मिलकर संसार में लूट खरोच मचाने के लिए साम्राज्य स्थापित करने की निकल पड़े तो उस हिंदू मुस्लिम मिलन से मनुष्यता कांप उठेगी, परंतु हिंदू मुस्लिम मिलन का उद्देश्य है मनुष्य को दास्ता, जड़ीमा, मोह, कुसंस्कार और प्रमुख स्वेच्छता से बचाना। मनुष्य को क्षुद्र स्वार्थ और अहमिका की दुनिया से ऊपर उठकर सत्य, न्याय और औदार्य की दुनिया में ले जाना।
मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को हटाकर परस्पर सहयोग की बंधन में बांधना, मनुष्य का सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य होता है। वही मनुष्य का सर्वोत्तम प्राय है। आर्य, द्रविड़, शक, नाग, अमीर आदि जातियों के सैकड़ों वर्षों से संघर्ष के बाद हिंदू दृष्टिकोण से बना है। नए सिरे से भारतीय दृष्टिकोण बनाने के लिए इसे इतने लंबे अरसे की जरूरत नहीं है। आज हम इतिहास के अधिक यथार्थ ढंग से समझ सकते हैं और उनके अनुरूप अपने विकास की योजना बना सकते हैं। धैर्य हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इतिहास विधाता को इंगित को समझकर ही हम अपनी योजनाएं बनाएं तो सफलता की आशा कर सकते हैं। कभी भी इस तरह का सवाल बहुत ही आसानी से आपको तभी दे पाएंगे जब आप उसका पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर समझेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा तो देखा प्रश्न क्या है कि शुभेच्छा के साथ प्रारंभ किया गया कार्य भी तब तक अभीष्ट फल नहीं दे सकता जब तक कि उसका निश्चित लक्ष्य हमारे सम्मुख ना हो। बिना लक्ष्य का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद है भारतीय विद्वान सक्षम है कला, धर्म, दर्शन और साहित्य। साहित्य के बाद क्या होगा 2 नंबर का, वो हो जाएगा आदि क्षेत्रों में और सफलताएं अर्जित करने में। सारा कुछ आपका आर्टिकल में लिखा हुआ है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। देश के विकास में विभिन्न स्तरों पर खड़ी जनता के कार्यक्रम भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं यदि वे एक ध्येयोन्मुखी हों। C नंबर आंसर करेंगे। और उसके बाद है शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए बनाए गए अटकलपच्चू सिद्धांत से अभिष्ट फल की प्राप्ति की संभावना कम हो जाती है। ऑप्शन डी करेंगे। उसके बाद है 5 नंबर, हिंदू मुस्लिम ऐक्य साध्य नहीं साधन है क्योंकि इसके माध्यम से मानवता की भावना बढ़ाई जा सकती है। माने कि ऑप्शन बी करेंगे। क्लियर। यहाँ पे आपका 80 सवाल हमने कंप्लीट करवा दिया और ये वीडियो का परीक्षा का अंतिम हिंदी का वीडियो है हमारा। उम्मीद करेंगे आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, जितने भी लोग उत्पाद सिपाही का परीक्षा देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।